अच्छा मुझे ये बताइए, खाना तो सभी लोग खाते हैं, ऐसा कोई तो है नहीं जो खाना नहीं खाता है। खाना खाते हैं ना? सभी लोग खाते हैं। अगर खाना न खाएं तो क्या होगा? हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, मतलब ताकत नहीं मिलेगी ना। और कभी कभी कुछ लोग खाना खाते हैं तो देखते हैं कि कहीं अगर बढ़िया खाना मिल गया, जैसे शादी विवाह हुआ, किसी के घर चले गए तो बढ़िया खाना मिलता है तो खींच के खा लेते हैं। खींच के मतलब कैसा? तान के, आन का दाना तान के खाना होता है, तो बेसी खा लेते हैं। और जब बेसी खा लेते हैं तो अगले दिन होता क्या है कि या तो पतली चलने लगती है। पतली मतलब पेट गड़बड़ा जाता है, या तो पेट दर्द करने लगेगा, या तो भूखे नहीं लगेगा, या तो खाना खाने का मन नहीं करेगा। ऐसा कुछ होता है? होता है। किसके सब लोग शादी विवाह में खाते हैं ना, तो किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है, किसी का पेट दर्द करने लगता है। और कुछ लोग भाई अपना खाने की आदत रहती है वो अपना पचा लेते हैं, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा, जिसे जितना हम रोज खाते हैं उससे ज़्यादा जब खाते हैं तो लगता है कि पेट में कुछ दिक्कत है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेट दर्द करने लगता है। ठीक है? तो कभी सोचे हैं क्यों दर्द करने लगता है? या कभी जो जो व्रती लोग रहते हैं तो व्रत में क्या करते हैं, कुछ लोग तो व्रत में फलाहारी खाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खाते हैं, दूध पीते हैं, अन्न को छोड़कर बाकी सारी चीजें खाते हैं। अब कुछ ऐसे हमारे त्योहार हैं जिसमें कि आदमी कुछ भी नहीं खाता है, जैसे छठ है, ज्योतिया है। देखिए ना, ज्योतिया में जो माताएं होता रहती हैं व्रत, ज्योत पुत्रिका व्रत, जिसे ज्योतिया हम लोग कहते हैं। ज्योतिया अभी आएगा ना, इसी इधर इधर भी चाहता है ना कि बीत गया? इधर भी चाहता है, अभी आएगा ना। तो उस ज्योतिया में देखते हैं कि पानी भी नहीं घोटती है, मतलब निराजल व्रत। ऐसा देखे हैं, घर में रहती हैं माताएं होते हैं। और जो छठ पूजा होता है उसमें भी निराजल व्रत रहती हैं। तो अब ये सोचिए कि जहां पर आदमी खाना खाता था वहां पर अगर खाना नहीं खा रहा है एक दिन, तो शरीर में क्या क्या होगा? शरीर में पेट दर्द करने लगता है, ऐंठने लगता है, कांटे की तरह गड़ने लगता है। ठीक है? तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पेट में पहले जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाते हैं तो कैसे पचता है तो कहाँ जाता है, कौन कौन उसको पचाते हैं, क्यों पेट दर्द करने लगता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए, ये कक्षा है अध्यापक में। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में से कोई नहीं आया तो हम पूछते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है। तो उसी तरह से अध्यापक ने मीना से पूछा कि सानू जो है क्यों नहीं आया है। किससे पूछा? मीना से। अध्यापक मीना से पूछते हैं कि सानू क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आया है आज। तो मीना बताती है कि सानू के पेट में क्या है, दर्द है। तो अध्यापक कहते हैं कि इसका मतलब वो ज्यादा खींच के खा लिया होगा। तो मीना कहती है कि हो सकता है वो अपना शादी विवाह में कहीं गया था, खींच के खा लिया होगा। ठीक है? तो हम लोग देखें कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो जो ऊर्जा मिलती है वो सीधे डायरेक्ट भोजन किए और तुरंत ऊर्जा मिल गई, ऐसा नहीं होता है। जो भोजन खाते हैं वो तुरंत ऊर्जा नहीं देता है। भोजन जब हम खाते हैं तो भोजन पचता है, फिर उसमें कई क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से गुजरता है, फिर उसमें जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद जो खराब पदार्थ रहता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और उसमें जो बढ़िया चीज रहता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है, तब हमें मिलता है। ठीक है? इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला चीज ये है कि हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, क्यों भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका कारण ये है कि शरीर की वृद्धि करने के लिए और ऊर्जा
वृद्धि मतलब अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम बढ़ेंगे भी नहीं। वृद्धि और विकास के लिए भी चाहिए, और ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा क्यों चाहिए? हमें काम करने के लिए। क्यों चाहिए? काम करने के लिए। बिना ऊर्जा के हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, तो पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से बना कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्या उत्तर है? शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम लोग अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा हमें मिलेगी कैसे? भोजन करते हैं तब। हम एलियंस तो है नहीं कि सूर्य से ऊर्जा मिल गई, सौर ऊर्जा से हम लोग कार्य कर सकते हैं। सोलर वोलर में क्या होता है? एलियंस को तो हम लोग देखे ही नहीं है, लेकिन जो सोलर पैनल होता है सौर ऊर्जा से अपना काम कर लेता है। तो हम लोग तो वो तो है नहीं। हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन। अब भोजन वो ईंटा पत्थर नहीं चाहिए। भोजन ऐसा भोजन चाहिए जिसमें पोषक तत्व हों। पोषक तत्व मतलब प्रोटीन, वसा, विटामिन, मंड, लवण, ये सब हो। लकड़ी पत्थर में नहीं होता ये सब चीज। लकड़ी में प्रोटीन होता है क्या? लकड़ी में ईंटा खा लेंगे, ईंटा में प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा, मंड मिलेगा। हमारे शरीर में जो पचाने वाले भाग हैं वो ईंटा पत्थर को नहीं पचाते हैं। वो किनको किनको पचाते हैं? प्रोटीन को, मंड को, वसा को, विटामिन को और लवण को, खनिज लवण को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाने को हम लोग भोजन का मतलब ईंटा पत्थर खा लें। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रश्न का उत्तर समझें कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए। अब अगला टॉपिक आता है, अगला भाग आता है कि जो हम भोजन करते हैं उसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते। ठीक है, तो जो भोजन हम करते हैं साधारणतः दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल फूल यही सब खाते हैं ना। ये मत सोचिएगा कि ईंटा पत्थर खाते हैं, धूल खाते हैं, ये सब चीज नहीं। जो भोजन हम लोग करते हैं तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यही सब जो फल फूल यही सब खाते हैं, पानी पीते हैं, यही सब चीज करते हैं ना। तो उनमें, उन भोज्य पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है? जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन और लवण। ठीक है, प्रोटीन मतलब जो दाल उल खाते हैं उसमें प्रोटीन मिलता है जितना दाल वाली है। वसा माने जो तेल वाला, तेल, घी, जो तैली चीजें हैं, तैली चीजें जन समझ रहे हैं, जिसमें तेल की तरह रहता है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया। ठीक है, ये सब जो तैली चीजें हैं वो वसा हो गया। मंड, मंड माने छिलका, छिलका वाली चीजें, जैसे चना का छिलका खाते हैं। गेहूं है तो गेहूं में चोकर ओकर निकलता है ना। गेहूं जब पिसा कर आते हैं तो उसको चाल के बनाते हैं। तो चाल करके नियम से नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैदा देखे हैं, मैदा और गेहूं में क्या अंतर है? मैदा और गेहूं में क्या? मैदा देर में पचता है। मैदा जो है देखते हैं बहुत तेज वो जो छोला भटूरा बनता है वो मैदा का बनता है ना। तो मैदा जिस दिन आप लोग खाते हैं देखिएगा सुबह जो है लगता है कि खाना पचा नहीं है। ठीक है, और गेहूं जो चोकर वाला रहता है वो जल्दी पच जाता है। तो जो गेहूं रहता है, गेहूं के ऊपर, जैसे हमने पिसाने को गेहूं दे दिया, सोचिए पिसाने को हम लोग क्या दे दिए? गेहूं दिए। तो गेहूं तो पिस गया, पिसने के बाद उसमें कुछ सफेद सफेद भाग दिखाई देता है, कुछ भूरा भूरा भाग दिखाई देता है। देखे हैं, जब उसको माताएं बहनें चलनी से चालती हैं तो उजरका जो रहता है वो नीचे गिर जाता है, उसी में कुछ पतला पतला जो भूरा रहेगा वो भी गिर जाएगा, और जो बड़ा बड़ा भूरा चोकर रहता है वो क्या रहता है? छननी में आ जाता है। तो सोचते हैं कि हम बढ़िया खाते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं। तो बढ़िया वो चोकरवा रहता है जो निकाल देते हैं। खाने को चना खाते हैं। ठीक, चना के अंदर वाला भाग मुलायम रहता है, कड़ा वाला भाग जो है, जो ऊपर छिलका रहता है, उसको सब फेंक देते हैं। तो असली चीज तो वही है।
पचाने में बहुत मदद करता है। बात समझ में आ रही है? तो गेहूं में से जब चोकर निकाल देंगे तो वो बन जाएगा मैदा, पूरा चोकर निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है? तो वो मैदा दिक्कत करता है। तो जो मंड है वही चोकरवा है। चोकर जो छननिया से छानते हैं, चलनिया से, तो वही है मंड। तो प्रोटीन समझ गए? प्रोटीन माने दाल वाली चीजें, वसा माने तेल वाली चीज, तेल घी वाली चीजें जो तैली है, ठीक है। चर्बी वाली चीजें जैसे चर्बी उर्बी भी वसा आ गया। मंड वही चोकर ओकर हो गया। विटामिन, जितना फल फूल वाली चीजें खाते हैं उसमें विटामिन ही मिलता है, पता है ना? जितना भी फल फूल, चाहे सेव संतरा मौसम्बी, जितने भी फल वाली चीजें हैं उसमें विटामिन मिलते हैं, ठीक। और खनिज लवण माने जैसे पानी पीते हैं उसमें भी लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से सब हम लोग पढ़े होंगे कि पानी जो पीते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि देखिए पानी जो है, आज लोग इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि पानी पीने के लिए आरओ का पानी पीते हैं। आरओ मतलब समझ रहे हैं? बाटल का जो शुद्ध पानी है उसको पीने लगे। कुछ लोग अपने घर में जिनके पास पैसा आरओ लगवा देते हैं, तो आरओ लगवा देते हैं तो आरओ में एक सेटिंग होता है कि सेटिंग करते हैं कि कितना लेवल तय किया जाए, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसमें जो है हमारे पोषक तत्व रहते हैं, अब सॉरी पोषक तत्व नहीं, खनिज लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट है वो नष्ट हो जाते हैं। तो पानी तो शुद्ध रहता है, लेकिन वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, कार्बोनेट हैं, ये सब जब नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, तो वो दिक्कत करता है। उसी की आदत पड़ जाती है। जो आरओ का पानी पीते हैं जो लोग, उनकी आदत पड़ जाती है, पेट हैबिचुअल हो जाता है उसी के प्रति। उसको वो नॉर्मल पानी जब पिएंगे तो पेट को लगेगा अरे यार ये तो पहलवा दूसरा पानी था, अब कौन सा पानी आ गया। तो उसको जो खनिज लवण है, वो जब खनिज लवण जाता है तो वो दिक्कत होता है उसको पचने में। वो मतलब जब भोजन वो क्या कहते हैं, वो जब जल के साथ घुलेगा तो दिक्कत करता है। तो ये समझे, प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन और लवण। तो अगर आप इतना समझिए कि भोजन में जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या मिलता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन और खनिज लवण। तो देखिए इसमें से जो हम भोजन करते हैं उसमें से कुछ जो पदार्थ हैं वो पानी में घुल जाते हैं, पनिया के संगे घुल के वो शरीर को जहां पहुंचना रहता है पहुंच जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो उनमें क्या अवशोषित हो जाता है? विटामिन और कुछ खनिज लवण। खनिज लवण अवशोषित हो जाता है। विटामिन में कुछ विटामिन पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। तो बच जाते हैं कौन कौन? प्रोटीन, वसा और मंड। ये तीनों प्योरली पानी में, प्योरली जो है अघुलनशील है पानी में, ठीक है। तो जब पानी में अघुलनशील है प्रोटीन, वसा और मंड, तो जब हम प्रोटीन खाएंगे मतलब दाल खाएंगे, वसा खाएंगे तैली चीज खाएंगे, मान लीजिए घी खा लिए, ठीक है, तेल खा लिए या तैली चीज खा लिए, जो बाजार से सब खाते हैं ना, उसमें वसा बहुत रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। बाजार के वसा वाली चीजें खाएंगे, वसा का पाचन सबसे जल्दी नहीं होता, तो वो चर्बी शरीर के नीचे जमा होने लगता है, तो मोटे हो जाते हैं। तो मोटा हो जाते हैं तो जो खून जाता है, जैसे अभी हम लोग इसके बाद हृदय पढ़ेंगे, तो हृदय में खून जाता है। जैसे हमारे शरीर में देखिए ये नलिकाएं जो हैं, ये सब कुछ नलिकाएं खून ले जाती हैं और कुछ लाती हैं, पतली पतली सी नली होती है, ठीक है। तो ये नली के बिचवा में कुल वसा जमा होने लगता है। तो सोचिए पाइप है, एक पाइप है, अब सोचिए ये पाइप है, ये पाइप से खून जा रहा है और इसके नीचे चर्बी जमा होने लगी, वसा। तो पाइपवा में से पनिया जाने का जगह कम होगा कि नहीं? पनिया नहीं, खून जाने के लिए जगह कम मिला, तो वो हृदय में से पानी पंप करता है, खून पंप करता है, तो हृदय में दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा तो वही कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। आज समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि तैली चीज प्रयास करिए कि कम खाएं, बाजार की चीजें कम खाएं। तो चलिए वो तो अलग बात है, वो तो हृदय पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे उसको। तो पहले हम लोग ये समझें
कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है, समझ में आ गया। तो भोजन में जो अघुलनशील भाग है, भोजन में जो अघुलनशील पदार्थ हैं वो कौन कौन है बता देंगे। कौन कौन है अघुलनशील, जो पानी में अघुलनशील है, भोजन में पाए जाते हैं लेकिन पानी में अघुलन। प्रोटीन, मंड, वसा, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि प्रोटीन, मंड और वसा ये पानी में घुल नहीं पाते, तो इन सबको पचाना पड़ेगा। जब हम खाएंगे तो जब ये पचेगा तब ना हमारे शरीर को पहुंचेगा, तो इन्हीं को पचाने के लिए सारा हमारे शरीर के अंदर काम होता है। किनको किनको, प्रोटीन को, मंड को और वसा को, इन्हीं को पचाया जाता है। इन्हीं को पचाने में सारा जो क्रिया होती है वो होती है, ठीक है। तो देखिए पाचन होता क्या है। पाचन का मतलब जो ये अघुलनशील पदार्थ थे, कौन कौन थे, प्रोटीन, मंड, वसा, विटामिन, लवण, इनको घुलनशील पदार्थों में बदलना। इनको घुलनशील पदार्थों में, जो अघुलनशील है इनको ऐसा क्रिया करें कि ये सरल में बदल जाए। सरल मतलब पहले जटिल रहते हैं, पहले कैसे रहते हैं, जटिल, तो ये सरल हो जाए और घुलनशील अवस्था में आ जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन। क्या कहते हैं, पाचन। हाई जो तीनों हैं, कौन कौन तीनों हैं, प्रोटीन है, वसा है और मंड है, यही ना है। ये तीनों को, ये अघुलनशील है, ठीक है। इन्हीं को घुलनशील में बदल दे, यही हमारा क्या है, पाचन। बात समझ में आ गई। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि पाचन क्या होता है, पाचन से क्या समझते हैं, जैसे कहते नहीं कहते, नहीं कहते कि भोजन का पाचन होता है, नहीं कहते कि भोजन हमारा पच गया, भोजन को पचा दिए, भोजन नहीं पचा, अनपच हो गया, कहते हैं ना बार बार। तो वो जो पचना होता है वो कहते किसे गए, तो जो हमारे भोजन में अघुलनशील पदार्थ हैं, उन अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की अवस्था को, जो बदलने की अवस्था है उसी को हम लोग कहते हैं पाचन। यानी अघुलनशील जो पदार्थ हैं वो घुलनशील में बदल गए, इसका मतलब भोजन में पाचन हो गया। कैसे, जब अघुलनशील थे तो वो पच नहीं पा रहे थे, तब पोषक तत्व तो कैसे हम अवशोषित करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए कल्पना करिए आमाशय है, ये आमाशय है, दिख रहे हैं, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, हम एक अभी समझाए नहीं है। इन्हीं सब में पाचन होता है। ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत कहता है कि जब अघुलनशील है तब तक हम नहीं पचाएंगे, ठीक है, मतलब तब तक हम अवशोषित नहीं करेंगे, और जब घुलनशील बदल जाएंगे तो हम अवशोषित कर लेंगे। तो जब ये घुलनशील से अघुलनशील से घुलनशील में बदल जाता है तो उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन। वो पाचन आमाशय में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी, ठीक है। तो पाचन की परिभाषा समझ में आई कि नहीं। पाचन, पाचन, पाचन किसे कहते हैं, अघुलनशील पदार्थों को, देखिए अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील अवस्था में बदलने को ही हम क्या कहते हैं, पाचन। जो अघुलनशील थे, कौन कौन थे अघुलनशील, प्रोटीन, वसा, मंड, यही ना है, प्रोटीन, वसा, मंड, इन्हीं को घुलनशील में बदल दे, इसी को हम क्या कहते हैं, पाचन, ठीक। तो हम लोग पाचन भी समझ गए कि पाचन क्या होता है, इतना समझ में आ गया। अब जब पाचन होगा तो पाचन में कौन कौन अंग भाग लेंगे, हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग है जो पाचन करता है। तो टोटल 5 अंग है। कितने अंग हैं, याद रखिएगा, कितने अंग हैं, 5 अंग। कौन कौन है, देखिए पहला है मुख गुहा। मुख गुहा माने ये जो हमारा मुंह है वो पीछे जाएंगे तो ये मुख के अंदर का भाग जो है दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो मुंह बातें हैं ये पूरा भाग
जिसमें दांत रहता है, उसी में जीभ रहता है, ठीक है। उसी में ये जो अपना ग्लाटिक्स जो जिसको आप लोग ललरी कहते हैं वो सब रहता है ना। तो वो सब जो दांत और मुख उसी में कहते हैं, दांत हो गया, जीभ हो गया, और उसी जीभ में लार ग्रंथियां, ये सब लार और नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सब लार और का भी बहुत काम है। ये मुख गुहा जो है अभी हम बताएंगे। चलिए पहले अंग देख लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कितने अंग हैं? 5 अंग। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा मुंह का पिछला भाग गुहा के रूप में रहता है। ये अपना मुंह हो गया, मुंह के पीछे देखेंगे तो गुफा गुहा की तरह नहीं है। मुंह के पीछे आ करिए तो उसमें दांत है, हाँ देखिए है ना, गुफा की तरह, यही है ना। तो ये गुहा है गुफा की तरह, उसमें दांत है, जीभ है, और जीभ में लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। लार जो स्रवित होता है ना, ये जो तनी तनी मुंहवा जिभिया हमेशा पानी की तरह रहता है, वो लार रहता है, और लार 1.5 लीटर एक दिन में निकलता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये लार को मामूली मत समझिए, बता रहे हैं। ये जो भोजन वोजन रहता है, भोजन में जो जीवाणु वाणु रहते हैं उसको मार देता है। इसीलिए बच्चवा को देखते हैं ना, बच्चवा को लार बहुत निकलता है, क्योंकि बच्चवा को भगवान जानते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया संरचना है। जानते हैं कि बचुआ को तो जानकारी है नहीं, बचुआ नीचे से धूल उठाएगा उसको भी डाल देगा, कंकड़ उठाएगा उसको भी डाल देगा, पत्थर उठाएगा उसको भी डाल देगा मुंह में, कभी कभी तो कीड़ा मकोड़ा भी डाल देता है मुंह में। नहीं, बच्चे को क्या जानकारी है? बच्चा तो जो उठाया मुंह में डाला, उसको तो समझ में आता है कि हमारा पेट भरे, जो भी पाया मुंह में डाला, जो भी पाया मुंह में डाला, लकड़ी पाया मुंह में डाला, डालते हैं ना, हमेशा खाते रहते हैं। तो उनको लार बहुत निकलता रहता है, तो उसी लार में एक लाइसोजोम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है जीवाणु को मार देता है, वो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आप इतना जानते रहिए कि लार में जीवाणुओं को मारने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए बच्चों को लार ज्यादा निकलता रहता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? मुख गुहा, ठीक। यानी भोजन जब हमारा आता है, हमारे मुंह में भोजन लेते हैं, तो सबसे पहले भोजन जहां पहुंचता है उसी को हम लोग कहते हैं मुख गुहा। तो कहाँ पहुंचता है भोजन? मुंह में जाता है ना, तो यही जो भाग है वही मुख का पिछला भाग जो है वो क्या कहलाता है? मुख गुहा, ठीक। तो दूसरा भाग क्या है? भोजन नली या ग्रास नली। दूसरा भाग क्या है? भोजन नली या ग्रास नली। अभी भोजन नली क्या है? मुख गुहा, और ये नीचे वाला भाग है अमाशय, इसके बीच में, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की एक नली पाई जाती है। मतलब जब भोजन, पहले हम लोग भोजन आया तो दांते से कूचते हैं, ठीक है, और जीभ जो है उसको उल्टा पलटी करता है। जैसे खेत जोतते हैं तो देखते हैं खेत में माटी ऊपर नीचे करता है ना, तो हम लोग दांत से कूचते हैं, जीभ उसको उल्टा पलटी करता है, ठीक है। उसके बाद वो जब उसको छोटा छोटा तोड़ देता है तो कहता है बच्चा दांत तोड़ देता है, और उसमें जो लार ग्रंथियां रहती है, लाइसोसोम, ठीक है, वो जो है उसमें मिल करके जो जीवाणु वाणु है उसको मार देता है। तो कहता है बच्चा अब तू जाओ, अब तू आमाशय में पहुंचो। तो आमाशय में कैसे पहुंचेगा? डायरेक्ट तो है नहीं, उसके बीच में एक नली है। तो इसी नली से होते हुए धीरे धीरे जो है ये नलियां जो है ऊपर नीचे ऐसे सिकुड़ती फैलती रहती है, ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर नहीं सिकुड़ती तो भोजन झटके से नहीं धम्म से गिर जाता। जैसे हम लोग खाएं, जैसे ये है, मान लीजिए पेन हम मुंह में डाले, तो ये इसको छोड़ देंगे तो धम्म से आ जाएगा नीचे ना, तो ऐसे नहीं आता। ये जो ग्रास नली है इसकी दीवारें ऐसे ऐसे गति करती हैं, इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुंचन, ठीक है, क्रमाकुंचन, ठीक है। तो क्रमाकुंचन माने ये भोजन को क्या करता है? धीरे धीरे आने देता है। कैसे आता है? धीरे धीरे आ जाता है और आमाशय में चला आता है। तो पहला भाग क्या है हमारा? मुख गुहा, दूसरा का भोजन नली या इसे कहते हैं ग्रास नली, और तीसरा भाग है आमाशय।
ये देखिए अमाशय है, सबसे ज्यादा भोजन इसी में रहता है, 4 घंटे तक रहता है। इसमें कई ठो पाचक रस रहते हैं जो आकर भोजन में मिलते हैं, भोजन को पचाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भोजन का भाग इसी में पचता है। ठीक है, और जो बचा खुचा रहता है वो चला जाता है छोटी आंत में, वो पचाती है। ठीक है, और छोटी आंत भी कुछ रह जाता है पचने को तो वो बड़ी आंत में पचाती है। ठीक है, ये देखिए आमाशय है। आमाशय के बाद ये जो है देख रहे हैं ये क्या है, छोटी आंत, और ये जो है ये चौड़ा सा देख रहे हैं वो उसके बाद बड़ी आंत। बात समझ में आ रही है? तो मुख गुहा, मुख में आया भोजन, मुख से निकल के कहाँ आया, भोजन नली या ग्रास नली में, ग्रास नली से कहाँ पहुंचा, आमाशय में। यहीं से भोजन का पाचन चालू हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन होगा नहीं होगा, ये केवल क्रमाकुंचन गति से धीरे धीरे गिरा देता है। तो आमाशय में पाचन होता है। सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहाँ रहता है, आमाशय में। ठीक है, भोजन का ज्यादातर भाग यहीं पच जाता है, कहाँ, आमाशय, ये वाला जो भाग है। उसके बाद जो बच जाता है वो छोटी आंत में पचता है। ठीक, उसके बाद भी जो बच जाता है वो बड़ी आंत में पचता है। ठीक, अब सब कुछ पच गया, पच के उसमें लगे होते हैं रसांकुर, यानी पतले पतले रसांकुर उभार जैसे अंगुली की तरह संरचना रहती है इनकी दीवारवा में। इनकी जो छोटी आंत बड़ी आंत की दीवार रहती है उसमें अंगुली की तरह संरचना रहती है। ठीक है, तो उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। अब बचता क्या है, खराब पदार्थ। तो जो खराब पदार्थ है वो यही मलाशय, ठीक है, मलाशय में एकत्रित होता है और गुदा, एक गुदा से सुबह क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। काम का तो है नहीं वो, तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं भैया जाओ, खाने को तो बहुत कुछ खाए लेकिन जो हमारे काम का था हमने ले लिया है, और जो बचा है तुम खेत को दे दो। खेत को तो सब मना है। ठीक है, तो हर जगह शौचालय बना है, घर घर शौचालय बना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। तो सुबह कहते हैं कि बेटा जाओ अब इसको निकालो। ठीक है, और जब ये निकलेगा तभी ना खाली होगा पेट, तो फिर भूख लग जाता है। तो इसीलिए जब खाना खाते हैं तो 4-5 घंटे भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, पचा ही नहीं है। ठीक है, कौनो दिन ठूस के खा लेते हैं, जैसे अभी कहा ना, ये सानू जो है ठूस के खा लिया। जब ठूस के खा लिया तो यहाँ से कुछ के, तो कुछ लोग तो सोचे कि गाय भैंस की तरह हम भी आमाशय में डाल देंगे फिर वापस ले लेंगे, पगुरी करेंगे। और तो आमाशय में जब एक बार खींच के खा लिए, पेट तन गया, तो आमाशय में क्या होता है, कई ठो ग्रंथियां रहती हैं। ठीक है, उन ग्रंथियों से जो रस आकर मिलते हैं जो भोजन को पचाते हैं, तो उनका सीमा मान लीजिए 1 किलो भोजन का है, 1 किलो तक भोजन पचा लगेगी। ठीक, और खा ले हैं 2 किलो, खा लिए कै किलो, 2 किलो। शादी बीमा में चल गए, बढ़िया आइटम मिल गल, गुलाब जामुन मिल गल, चाउमीन मिल गल, चाट मिल गल, गोलगप्पा मिल गल, बर्गर मिल गल, और का है पिज्जा मिल गया। पिज्जा तो नहीं मिलता, मान लीजिए ये क्या कहते हैं, देखिए हमको याद नहीं है, डोसा मिल गया। पूरी तो ठीक है, बाटी चोखा मिल गया, चाप के खींच के खा लिया 2 किलो। समोसा भी तो, समोसा तो हाँ लौंगलाता जौन भी मिल गया, सब खींच के खा लिए। ठीक, क्षमता है वो बेचारा 1 किलो निकालेगा, 1 किलो के हिसाब से अपना सब रस निकालते हैं कि जाके पचा देंगे, और यहाँ 2 किलो ठूस ले लेगा तो कितना रस निकालेगा, कितना पचाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब पेटवा में से ओ करते हैं, ढेकार आता है, ढकार ना कहते हैं ना, ढेकार वाला तो कल कच्ची ढेकार आओ था। कच्ची ढेकार माने पचले नहीं है, लगत है कि पचले नहीं है, तो गुड़ इसी में करता है। भूख लगता नहीं, लगता है भूख लगता नहीं, तो ये बेचारा क्या करेगा, 4 घंटा 5 घंटा पचाने का प्रयास किया, जितना बेचारे की क्षमता थी उतना रस निकाला, पचाया। जब नहीं पचा तो क्या करेगा कि अब चलबे, आगे चलबे, हम अपन खाली करब कि हम तो वहीं के पचाई दिन भर। बात समझ में आ रही है? तो वो धीरे धीरे
भेजता है। इसीलिए जब जो है ढंग से बढ़िया से नहीं पचता है तो वहीं पेट दर्द करने लगता है। तो कुछ लोग बाहर से हजमोला खाएंगे, तो इनो खाएंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा तो डॉक्टर से कहेंगे, तो डॉक्टर कहेगा का खा ले ला, कहते हैं ना। तो वो डॉक्टर अपना बाहर से दवा करता है, तो दवा करता है तो जाके पचता है। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना एक सीमित मात्रा में खाना चाहिए, नहीं कि दूसरे घरे गईला बढ़िया खाना मिलल तो खींच खा लिए, पचाना भी तो चाहिए। अब जैसे हम ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, रोज 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, 4 घंटा पढ़ा रहे हैं, एक दिन कह दें कि नहीं 25 घंटा पढ़ाएंगे या 4 घंटा के बजाय 8 घंटा पढ़ाएंगे, तो 4 घंटा तक तो पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सोने लगेगा तो कोई गिरने पड़े लगेगा, कोई कहेगा गुरुजी हमारे बीमार हो गए, तो कोई कहेगा हमारा पेट दर्द, गुरुजी नंबर 1 तो नंबर 2 मार बहाना कर करके बहरे जाइए ना, डांस करिए कि हम तो भाई बहरे आ गए, गुरुजी जबरी पढ़ाओ बोला होता है ना। तो ये बेचारा भोजन कहाँ जाएगा, ये कौन सा बहाना लेके भागेगा, हमारे से निकल जाएगा, हमारे में से निकलेगा नहीं। निकल के जब मुंह में आता है तब वो उसको उल्टी करना कहते हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है, जब ढेर नहीं बस चलता है तो कहता है बे यार तुमको कहे थे कि कम में खाओ तो बेसी खा ले, चलो बाहर निकालो, तो बेकार के बजाय बाहर उजल देते हैं, होता है ना। तो क्या करेगा वो, इसकी क्या गलती है बेचारे की, कोई गलती नहीं है। इसकी जो क्षमता है अपना क्षमता किया, लेकिन ठूस ले है 1 किलो के बजाय 2 किलो, तो क्या करेगा, या तो उल्टी करेगा या तो पचाएगा। पचाता है तो पचता है तो ठीक ठीक, नहीं पचता है तो उसी में गोए ढकार आ ऊ करते हैं ना, जाके डॉक्टर के यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए पाचक अंग कितने हुए, 5। मुख गुहा, भोजन नली या इसी को कहते हैं ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो पाचन अंग हैं वो पाचन अंग कौन कौन है, तो क्या कहेंगे, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। अब देखिए यही आमाशय में यकृत है, ठीक है, यकृत के नीचे जो है एक ये पित्ताशय है। पित्ताशय समझ रहे हैं क्या है, यकृत एक ग्रंथि है, ठीक है, ये भी अपना रस छोड़ती है आमाशय में पचने के लिए, ठीक है। तो इसमें पित्ताशय है, पित्ताशय पित्त मतलब समझ रहे हैं, जैसे कभी जो मुर्गा उर्गा काटे होंगे, ठीक है, कटते हुए देखे होंगे, तो उसमें छोटा सा गोल सा एक भूरा रंग का रहता है, उसको हाँ गोल सा ऐसे गोल सा रहेगा, उसको फेंक देंगे, उसको जो काटते हैं वो निकाल के फेंक देते हैं, वही रहता है। हाँ बहुत तीत रहता है, अगर गलती से वो अगर मिल गया, तीता मतलब छारी रहता है, ठीक है, तो वो इतना खतरनाक रहता है कि गलती से अगर फूट गया या भोजन में मिल गया, मुर्गा में मिल गया, तो मुर्गा को कितना भी धो लिए, सर्फ एक्सेल से धोइए, चाहे साबुन से धोइए, चाहे डिटॉल से धोइए, चाहे पानी से धोइए, लेकिन उसका तीखापन नहीं जाएगा। तो वही पित्ताशय जो होता है वही होता है छारी, तो इसको निकाल देते हैं। तो यकृत जो है यही जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये देखिए यही है यकृत में, आमाशय से जुड़ी है, इसमें पित्ताशय भी है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है, पित्त रस, पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त रस, ठीक है। तो यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या कहेंगे, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। उसका रंग कैसा होता है, चॉकलेटी गहरा भूरा, जिसे हम लोग कहते हैं करेजी, क्या कहते हैं, करेजी कहते हैं ना। तो वही करेजी देखे हैं ना, तो वही करेजी क्या होता है, यकृत। क्या होता है, यकृत। सब लोग देखे करेजी, कुछ लोग भूज के खाते भी हैं ना? तो ये इसका रंग कैसा होता है, चॉकलेटी भूरा रंग, ठीक है। तो यकृत क्या करता है, कौन सा रस स्रावित करता है, पित्त रस। यकृत क्या स्रावित करता है, पित्त रस। तो ये पित्त रस एक जगह एकत्रित रहता है,
ये एक जगह एकत्रित रहता है, ठीक है। वो कहाँ एकत्रित रहता है? पित्ताशय में। कहाँ एकत्रित रहता है? पित्ताशय में। जो थैलियां रहती है जो गोल सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। उसी में पित्त रसवा रहता है, जिसको काटते हैं तो फेंक देते हैं। बड़ा, जिसे कहते हैं बड़ा तीखा रहता है, क्या कहे हैं? बड़ा कसैला ना। हाँ, तो वो क्षारी रहता है। वो अगर गलती से भोजन में मिल गया तो पूरे भोजन को क्या करता है? खराब कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या कहेंगे? यकृत। क्या कहेंगे? यकृत। उसका रंग कैसा होता है? चॉकलेटी, गहरा, भूरा। यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? पित्त रस, ठीक है। और भी एक ग्रंथि है, देखिए, ये अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय जो ग्रंथि है उसका रंग होता है हल्का गुलाबी। कैसा रंग होता है? हल्का गुलाबी। वह कौन सा रस स्रावित करती है? अग्नाशयी रस। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, तो पित्त रस, ठीक। अगर अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है? अग्नाशयी रस। ये सब भोजन में आकर मिलते हैं, ये सब भोजन में आकर मिलते हैं। अब भोजन के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं? पचाते हैं। क्योंकि ये आगे की कक्षा में है, कौन सा प्रोटीन को कौन सा पचाता है, कौन सा मंड को पचाता है, कौन सा जिसको वसा को पचाता है, वसा को पचाता है तो कौन किस में बदलता है, ये सब थोड़ा आगे की चीज है, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि हमारे भोजन को आमाशय में पित्तरस, अग्नाशयी रस, ये सब आके मिल करके भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। हमारा काम है पचाना, ठीक है। उसके बहुत अंदर हमें नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये सभी लोग आकर के भोजन को पचाते हैं। वैसे जानने को तो अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस माने ये सबको पचा देता है, ठीक है। तो उतना बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये जानिए कि अग्नाशय का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। कौन सा रस स्रावित करता है? अग्नाशय का रस, ठीक है। तो यकृत और अग्नाशय के बारे में समझ में आया। यकृत का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा। अग्नाशय का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। यकृत क्या स्रावित करता है? पित्त रस। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? अग्नाशय। अब देखिए, बात आती है कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र माने पूरा सिस्टम, यानी पाचक अंग और पाचक ग्रंथि को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? पाचक तंत्र। जो पाचक अंग है, 5 पाचक अंग हो गए, ठीक। अब पाचक ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशयिक रस हो गई, ये सब ग्रंथियां जो मिला करके उन सभी ग्रंथियों को मिला देंगे। दोनों को मिला दीजिए, पाचक अंग को मिला दीजिए, अब पाचक ग्रंथियों को मिला देंगे, वही दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? पाचक तंत्र, पाचन तंत्र। अब पाचक ग्रंथियों में, ठीक है, पाचक ग्रंथियों में छोटी आंत से पाचक रस क्या है? स्रावित होते हैं, ठीक है। छोटी आंत से भी पाचक रस निकलते हैं। अब बड़ी आंत में पाचक ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? पाचक रस निकलते हैं। पाचक ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? पाचक रस निकलते हैं। पाचक ग्रंथि से क्या निकलता है? जैसे ये हमारी कहाँ गई? यकृत क्या है? पाचक ग्रंथि है। तो इससे एक रस निकला पित्त रस में, ये पित्त रस क्या है? पाचक रस है। क्योंकि पाचक रस माने भोजन को पचाने वाला। अग्नाशय क्या है? पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय से भी निकलता है अग्नाशयिक रस, ये भी भोजन को पचाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पाचक जो ग्रंथियां होती हैं, उन पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है? क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। अगर हम पूछेंगे कि यकृत जो पाचक ग्रंथि है उससे क्या निकलता है, तो कहेंगे पित्त रस। अग्नाशय जो पाचक ग्रंथि है उससे क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस। अगर खाली पूछा जाएगा कि पाचक ग्रंथि से क्या निकलता है, तो कहेंगे पाचक रस, ठीक है। अब देखिए, ये जो पाचक रस रहता है वो करता क्या है? हमारा भोजन था, भोजन आमाशय में आया, छोटी आंत में आया, बड़ी आंत में आया। तो ये आमाशय में आने के बाद
छोटी आंत में आने के बाद, बड़ी आंत में आने के बाद ये पाचक रसवैन थे जो प्रोटीन नहीं पच रहा था। याद करिए, प्रोटीन अघुलनशील था, वसा अघुलनशील था और मंड अघुलनशील था। तो ये पाचक रसवैन ने इसको घुलनशील बनाया। तो पाचक रस क्या किया? पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन, वसा, मंड, या इसी को कहते हैं अघुलनशील पदार्थ। पाचक रस क्या करता है? अघुलनशील पदार्थ या प्रोटीन, वसा, मंड। अघुलनशील नहीं कर रहे हैं तो सीधी सी बात ये कह दीजिए कि पाचक रस, आपसे पूछा जाएगा पाचक रस करता क्या है, तो पाचक रस क्या किया? प्रोटीन, वसा, मंड को सरल और घुलनशील पदार्थों में क्या किया? तोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ गए। तो चलिए, तो हम लोग समझ गए। तो एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, इसको नहीं, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे, अपेंडिक्स नहीं सुने हैं? चलिए, अच्छा, ये जानिए कि पहले हम लोग जानवर थे। इतना तो समझ में आ रही है बात। पहले हम लोग इंसान नहीं थे, जानवर थे। ठीक है, तो जानवर थे, तो जानवर से धीरे धीरे विकसित होकर क्या बने? मानव बने। तो जानवर जब थे हम लोग, तो हमारे शरीर में जानवर को जो घास फूस है उसको पचाने के लिए पाया जाता था अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। इसको कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका, अपेंडिक्स, इसको, ये है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब समझ रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं, घास फूस नहीं खाते। अरे हम लोग तो अन्न खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, मार रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके बढ़िया बढ़िया खाते हैं, तो घास फूस तो खाते नहीं। लेकिन अभी भी हमारे शरीर में ये जो घास फूस को पचाने वाला जो अंग है अपेंडिक्स, वो है। तो इतना तो समझ में आया कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स का काम क्या है? घास फूस को पचाना। ये क्या है? अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब ऐसा अंग जिसकी अब हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं है। जैसे पहले हमको पूंछ पाए जाते थे, ठीक है, तो हमारे शरीर में पूंछ भी पाई जाती है अवशेषी अंग के रूप में। पुच्छ कशेरुका जिसे कहते हैं, ये सब अभी नहीं समझेंगे आप लोग। पुच्छ कशेरुका करके एक पुच्छ पाई जाती है पीछे, छोटा सा। कभी कभी देखते होंगे किसी बच्चे को पूंछ निकल आता है, तो वो कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान नहीं प्रकट, वो अवशेषी अंग थोड़ा सा विकसित हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स समझे क्या हुआ? ये घास फूस को पचाने के लिए था, जिसकी अब हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाता अपेंडिक्स का क्या काम है, अपेंडिक्स क्या है, तो घास फूस को पचाने के लिए है। उसकी अब जरूरत है हमें? नहीं जरूरत है। ठीक है, तो देखिए, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए। भोजन में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन और लवण। इनमें कौन कौन ऐसे पदार्थ है जो पानी में अघुलनशील है? प्रोटीन, मंड, वसा। पाचन किसे कहते हैं? अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन। पाचन अंग कैठो हैं? 5 थे। कौन कौन है? मुख गुहा, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। चलिए, ठीक है। अब देखिए, हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन ग्रंथियों से पाचक रस निकलता है जो भोजन को आकर पचाता है। ठीक है, और ये देखिए, भोजन मुख गुहा से होकर आमाशय में आता है। ये ग्रास नली जो है, इसमें पाचन नहीं होता है, आमाशय में आता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत में आके मलाशय में इकट्ठा रहता है, और समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो इसको क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग चॉकलेटी कलर का है। कौन सा रस स्रावित करता है? पित्त रस। अग्नाशय का रंग हल्का गुलाबी होता है, ये अग्नाशयिक रस स्रावित करता है। पाचन तंत्र क्या कहते, किसे कहते हैं? पाचक अंग और पाचक ग्रंथियों को मिलाकर ही हम कहते हैं पाचक अंग।
पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है? पाचक रस। यह पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन वसा मंड को सरल और घुलनशील अवस्था में बदल देता है। क्या करता है? अवस्था में बदल देता है। तो प्रश्न पूछा जाए, तैयार हैं? चलिए मुझे ये बताइए कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए। वेरी गुड। तो जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या क्या मिलता है? क्या क्या प्रोटीन वसा मंड और कोई अच्छा मुझे ये बता सकता है कि मंड का मतलब क्या हुआ? मंड क्या चीज होता है? हम कैसे समझेंगे मंड को? गेहूं का छिलका चोकर होकर। आप समझ गए। चलिए अच्छा इन भोज्य पदार्थों में जो पोषक तत्व हैं उनमें कौन कौन पोषक तत्व ऐसे हैं जो पानी में घुलवे नहीं करते? पानी में, हाँ, प्रोटीन मंड वसा। वेरी गुड। तो मुझे ये बता दीजिए कि इन्हीं अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। वेरी गुड। पाचन अंग क्या ठो है हमारे शरीर? 5 ठो। कौन कौन है? नाम बता दीजिए। मुख गुहा, भोजन नली या ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? नहीं, सबसे पहले मुख गुहा में। ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है। फिर ग्रास नली से निकल के कहाँ आता है? आमाशय। आमाशय के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत। वेरी गुड। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बाद कहाँ इकट्ठा होता है? मलाशय में। मलाशय के बाद समय समय पर क्या करते हैं? उसे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक। तो मुझे ये बताइए हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? तो क्या है? यकृत। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। तो यकृत का रंग कैसा होता है? चॉकलेटी गहरा भूरा। ठीक। अच्छा यकृत से एक रस स्रवित होता है, उसका नाम बता दीजिए। पित्त रस। और जो पित्त रस होता है वो कहाँ एकत्रित रहता है? पित्त रस कहीं एकत्रित रहता है, कहीं इकट्ठा रहता है। कहाँ? पित्ताशय में। वेरी गुड। यही ना है? पित्ताशय में। अच्छा मुझे ये बता दीजिए अग्नाशय का, अग्नाशयिक जो ग्रंथि है उसका रंग कैसा है? हल्का गुलाबी। उससे भी एक रस स्रवित होता है, उसका नाम बताइए। अग्नाशयिक रस। इसी को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए सभी पाचक रस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं? किनको किनको मिलाकर पाचक तंत्र कहते हैं? पाचन अंग और पाचन ग्रंथियों। वेरी गुड। अच्छा पाचक ग्रंथियों से स्रवित क्या होता है? पाचक रस। अच्छा ये पाचक रस करता क्या है? प्रोटीन वसा मंड को क्या करता है? अघुलनशील पदार्थ, अरे घुलनशील और सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए एक ठो हाई बेचारा है, यहू का कौन रोल है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्सो का कौन रोल है? क्या करता है? हाँ, किसको पचाता है? घास फूस को। अब इसका काम तो है नहीं, लेकिन हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में रहता है। ठीक है। देखिए हम लोगों का जो ये अघुलनशील भोज्य पदार्थ था वो जो है किसमें बदल गया है? सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदल गया है। ठीक। तो हमने बताया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत की दीवारों में अंगुलीवत संरचना पाई जाती है। इस तरह से इसे कहते हैं हम लोग रसांकुर। क्या कहते हैं? ठीक है। तो जब ये जो अघुलनशील था तो हमको हमारा कुछ बस नहीं था, लेकिन इसी अघुलनशील को ये जो पाचक रस था आकर मिल करके घुलनशील में बदल दिया। अब घुलनशील हो गया तो ये कैसे वैसे ही दौड़ के चला जाएगा शरीर में?
दौड़ के तो जाएगा नहीं। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत की दीवारों में क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। यह रसांकुर इन घुलनशील पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। जब छोटी आंत वाला रसांकुर अवशोषित कर लिया, आगे भेज दिया, जा भैया हमारा काम खत्म, अब तू जा बड़की जने के लगी। ठीक, तो बड़की आंत के पास गया तो थोड़ा बहुत जो भोजन नहीं पचा था वो बड़की पचा दिया, बड़की आंत पचा दिया, तो उसका रसांकुर अवशोषित कर लिया। वो कहा कि भैया अब हमरो काम खत्म। ठीक, तो अब ये ध्यान दीजिए कि जो अघुलनशील पदार्थ जब सरल और घुलनशील पदार्थों में टूट जाता है, बदल जाता है, तो उन्हें कौन अवशोषित करता है? कौन अवशोषित करता है? रसांकुर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हमारा पेट दर्द क्यों करने लगता है? हम अभी बताए हैं कि जब हुर के खा ले, ठूस के खा लिए, तो जो पाचक रस स्रवित होता है वो भी बढ़िया से नहीं स्रवित हो पाएगा। उतना नहीं स्रवित हो जाएगा कि भोजन को पचा दे, तो भोजन पचबे नहीं करता। जब नहीं पचबे नहीं करता तो इधर गड़ गड़ के उधर गड़ गड़ के क्या करता है? पेट पिराता है। तो कोई ऐसे टेढ़ हो जाए, कोई वैसे टेढ़ हो जाए, होता है ना, तो वही पेट क्या करता है? दर्द करता है। तो पेट दर्द क्यों करता है बता देंगे कि पेट दर्द क्यों करता है? कि जब हम ज्यादा खा लेते हैं, आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, तो जो पाचक रस होते हैं, पाचक रस ही भोजन को पचाते हैं, तो वो पाचक रस का स्राव भी क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। इस वजह से पेट क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है। अब देखिए, एक कोष की जीव जितने हैं, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, इनमें भी पाचन होता है, लेकिन कहाँ होता है? कोशिका में। कहाँ होता है? कोशिका में। जितना एक कोश की जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, बताए होंगे हम। एक कोश की जीव में कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका। तो उसी कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। केचुआ तिलचट्टा में आहार नाल पूर्ण विकसित नहीं हुआ। आहार नाल तो होता है, आहार नाल होता है, लेकिन उसमें सभी भाग नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ जो अन्य जीव जंतु हैं, जैसे मछली हो गई, छिपकली हो गई, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गए, उसमें मुख गुहा होता है, ग्रास नली होती है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, 5 भाग होते हैं ना। लेकिन केचुआ तिलचट्टा में ये सब आहार नाल क्या होता है? पूर्ण विकसित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मछली, मेढक, पक्षी, छिपकली, स्तनधारी में आहार नाल पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, तो मुझे प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो अघुलनशील पदार्थ थे उनको पाचक रस ने तोड़ दिया सरल घुलनशील पदार्थों में, तो वो जो पाचक रस होते हैं उन्हें अवशोषित कौन करता है? कौन करता है? रसांकुर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर हम ठूस के खा लेंगे, ठूस के खाने का मतलब बेसी खा लेंगे, ज्यादा खा लेंगे, तो पाचक रस जो स्रवित होगा उतना ज्यादा तो हो नहीं पाएगा। जितना हम ठूसे हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा पेट क्या होगा? दर्द करेगा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो केचुआ और तिलचट्टा होते हैं उसमें आहार नाल पूर्ण विकसित होते हैं या नहीं? केचुआ तिलचट्टा में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है या नहीं? नहीं होता है। लेकिन मछली, मेढक, छिपकली, स्तनधारी, पक्षी, इनमें पूर्ण विकसित होता है या नहीं? होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या था? पाचन अंग। क्या था? पाचन अंग। इसके बाद श्वसन अंग आएंगे, उत्सर्जन आएंगे, एक एक अंगों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पाचक अंग आपका क्या हो गया? समाप्त।